अब हम देखते हैं कि रदरफोर्ड ने अपना जो मॉडल दिया था उस मॉडल में उन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई और उस मॉडल की कमियां क्या थी जिस कारण रदरफोर्ड का यह मॉडल जो है वो फेल हुआ। तो रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताया कि जो एटम होता है उसका मैक्सिमम पोर्शन एम्प्टी था या खाली था। दूसरी बात उन्होंने यह कही कि जो एटम होता है उसका मैक्सिमम मास, जो लगभग पूरा मास और पूरा जो पॉजिटिव चार्ज होता है एटम का, वो जो है वो बहुत ही स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड होता है, वेरी स्मॉल रीजन में कंसंट्रेटेड होता है और उस स्मॉल रीजन को आप न्यूक्लियस या नाभिक कहते हैं। देखिए उन्होंने बताया कि जो मास होता है किसी भी एटम का, मोस्टली वह मास प्रोटॉन के मास और प्रोटॉन के अलावा एक और पार्टिकल न्यूक्लियस में पाया जाता है, उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास के कारण ही न्यूक्लियस का मास होता है। लेकिन जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं वो सिर्फ प्रोटॉनों के कारण उन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज पाया नहीं जाता है। अगली बात उन्होंने कही कि जो अलग अलग नाभिक होते हैं, न्यूक्लियस होते हैं, उनमें अलग अलग अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। मतलब चूंकि प्रत्येक एलिमेंट के जो न्यूक्लियस होते हैं उनमें प्रोटॉनों की जो संख्या है वो अलग अलग होगी। अच्छा, प्रोटॉनों की जब संख्या अलग होगी तो वहाँ उनका जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। अच्छा, अगली बात उन्होंने कही कि ये जो न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, घूमते हैं और वो एक सर्कुलर पाथ में घूमते हैं। इन पाथ्स को उन्होंने ऑर्बिट कहा। इन सर्कुलर पाथ को उन्होंने क्या कहा, ऑर्बिट कहा। अब इस तरीके से अगर आप देखें तो इनका जो एटॉमिक मॉडल है वो आपके सोलर सिस्टम से थोड़ा सा रिजेंबल करता है, मैच खाता है। सोलर सिस्टम जैसे आप मान लीजिए ये सन आपका एक न्यूक्लियस है और उस सन के चारों तरफ आपके अलग अलग प्लैनेट्स क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो आपका सन जो है वह एक प्लैनेट है और सन जो है वो एक न्यूक्लियस है और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हम कह सकते हैं ये अलग अलग प्लैनेट्स हैं। और एक चीज इन्होंने और बताई कि जो न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है और इस तरीके से ये नाभिक इलेक्ट्रॉनों को
बांधे रखता है। तो इतनी सारी बातें रदरफोर्ड ने अपने परमाणु मॉडल में बताई। लेकिन इतना सब कुछ बताने के बाद भी उनके मॉडल में कुछ कमियां रह गई। उन कमियों पर हम फोकस करें तो उसी समय के दौरान एक थियरी आई थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी को मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। मैक्सवेल ने यह बताया कि अगर कोई एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है और वह रिवॉल्व कर रहा है, रोटेट कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, तो वह लगातार एनर्जी इमिट करेगा, लगातार एनर्जी को इमिट करेगा। और होगा क्या, जो रेडिएशन जब निकलेंगे और इसी कारण ये जो है इसी एनर्जी से ये रिवॉल्व करेगा, क्योंकि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या है, उन पर माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन्स जो है वो लगातार न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो जब जैसे जैसे ये घूमेंगे तो होगा क्या, होगा ये कि ये अपनी एनर्जी का लॉस करेंगे। अच्छा, एनर्जी का जब लॉस करेंगे तो लगातार ये जिस ऑर्बिट में घूम रहे हैं, अब उसकी रेडियस क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। और रेडियस जैसी जैसे 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 कम होती जाएगी, एक ऐसा समय आएगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस में ही गिर जाएंगे। और इस तरीके से रदरफोर्ड जो है वो अपने परमाणु मॉडल की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे कि किस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन के पाए जाने के बावजूद भी ये पूरा सिस्टम स्टेबल है। अच्छा, दूसरा जो कारण था इनके मॉडल के फेल होने का, वो था स्पेक्ट्रम। अब देखिए क्या होता है कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है और रिवॉल्व करेगा तो वो एक रेडिएशन जो है इमिट करेगा, और रेडिएशन जब इमिट करेगा तो उसका जो स्पेक्ट्रम है वो एक कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम आना चाहिए था। लेकिन जो स्पेक्ट्रम आया था वो कॉन्टिन्यूअस नहीं था, वो डिसकॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम था। और लास्ट बात जो रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो था कि इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से और कहां जो है वो पाए जाते हैं ऑर्बिट में। तो रदरफोर्ड ने वैसे मेहनत काफी किया था और थोड़ी बहुत कमियां ही इनके परमाणु मॉडल में रह गई थी, लेकिन अब बाद में इनकी कमियों को इम्प्रूव करने के लिए बोर ने अपने परमाणु मॉडल को दिया था। अगले लेक्चर में हम नील्स बोर के
परमाणु मॉडल पर चर्चा करेंगे।